हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जेसन एक्स मूवी के बारे में बताने वाला हूं, जो 2001 में रिलीज हुई एक फुल स्लेशर मूवी है, जिनका डायरेक्टर जिम इसेक हैं और इस स्टोरी को टॉड फार्मर ने लिखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको जरूर पसंद आएगी। चलते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की ओर। कहानी की शुरुआत जेसन बुरिस नाम के एक शख्स से होती है, जो मोटी जंजीरों से बंधा होता है। इसके बंधे होने का कारण ये होता है कि इसे किसी भी चीज से मारा नहीं जा सकता है। अगर मार भी दिया जाए तो ये फिर से जिंदा हो उठता है। इसके फेस पर एक मास्क भी लगा होता है, क्योंकि इसका चेहरा काफी भयानक होता है। उस पर नजर रखने के लिए टोनी नाम का एक लड़का वहीं पर होता है। उसे जेसन का फेस अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो उसके फेस पर एक कपड़े को डाल देता है। उसी रात मार्कस, जो कि बहुत बड़ा जिलोजिस्ट होता है, कुछ आर्मी ऑफिसर के साथ जेसन बुरिस को अपने साथ ले जाने के लिए आए होते हैं, ताकि वो उसके बॉडी सेल्स के बारे में जान सके कि आखिर वो अपने आप को कैसे जिंदा कर लेता है। इस पूरे लैब का कंट्रोल रोमन के हाथों में होता है। वो इन लोगों को उसे यहाँ से ले जाने से मना करती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर वह एक बार आजाद हो गया तो यहाँ कोई भी बचने वाला नहीं है। अब इसके बावजूद भी मार्कस उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर लेकर जाना चाहता है। वह रोमन को भरोसा देता है कि वे बहुत सावधानी से उसे लेकर जाएंगे। उन जंजीरों में गार्ड की बॉडी पड़ी मिलती है, इसका मतलब वो आजाद हो चुका था। उसी वक्त वो इन लोगों पर अटैक कर देता है और इन सभी को खत्म करने लगता है। गोली को आवाज सुनकर रोमन चली आती है। वह मार्कस को घायल देखती है। वह उसे फौरन यहाँ से निकल जाने को कहती है, क्योंकि जेसन बुरिस आजाद हो चुका था। रोमन उसकी गन को लेकर लैब के बेसमेंट में चली जाती है। जेसन भी उसे ढूंढते हुए उसी बेसमेंट में पहुंच जाता है। रोमन के पास उससे बचने का कोई रास्ता नहीं होता है, इसलिए वो अपनी गन से उस पर फायर करने लगती है, जिससे वह फ्रीजिंग लैब में चला जाता है। उसी वक्त रोमन उस लैब को लॉक कर देती है और कूलिंग सिस्टम को ऑन कर देती है, मगर बचती तो वो भी नहीं, क्योंकि जेसन अपने शॉट से दरवाजे को छेद कर उसके अंदर घुसा देता है। अब लैब के कूलिंग सिस्टम वाली गैस बाहर निकलने लगती है, जिससे एग्जिट गेट ऑटोमेटिक ही बंद हो जाती है और ये दोनों यहीं पर जम जाते हैं। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होती है। हमें 450 वर्ष बाद का सीन दिखाया जाता है। इसी जगह पे कुछ लोग आते हैं। वे दरवाजे को तोड़कर उसी लैब के अंदर जाते हैं, जहाँ रोमन और जेसन बंद पड़े थे। ये जगह पूरी तरह बर्फ से जमी होती है। ऐसा इसलिए था क्योंकि जेसन के अटैक से फ्रीजिंग गैस बाहर निकलने लगी थी और मेन गेट भी बंद हो गया था। ये लोग किसी तरह उस दरवाजे को खोलते हैं, जिसके अंदर जेसन बंद होता है। और जेसन की पूरी बॉडी ठंड से जमी होती है, लेकिन उसकी बॉडी बिल्कुल वैसा का वैसा ही होता है। जेनिसा इन्हें बताती है कि यह मशीन लगभग 450 वर्ष पुरानी है और ये अभी भी काम कर रही है। इन्हें यहाँ रोमन की भी बॉडी मिलती है, जो ठीक कंडीशन में होती है, बशर्ते वो मर चुकी थी। लू डिसाइड करता है कि वे इन दोनों बॉडी को अपने साथ लेकर जाएंगे। वह एजल को फ्रीजिंग मशीन से जेसन को निकालने को कहता है, तो वहीं बाकी के लोग रोमन को निकालने में लग जाते हैं। एजल उसकी बॉडी को निकालने जाता है। इसी बीच जेसन के शॉट से उसकी दाहिनी हाथ कट जाती है, लेकिन यहाँ पर घबराने की कोई बात नहीं होती, क्योंकि 450 साल बाद साइंस काफी आगे निकल चुकी है। डॉक्टर इसके हाथ को फिर से जोड़ देंगे। तब तक के लिए कीन उसे एक इंजेक्शन दे देती है, ताकि पेन से राहत मिल सके। इसके बाद ये लोग उनकी बॉडी को अपनी शिप में लेकर जाते हैं। 450 साल पहले जेसन बुरिस को अर्थ पर बंदी बनाकर रखा गया था, क्योंकि अगर वो आजाद होता तो वह कई लोगों को खत्म कर दिया होता। ये लोग उन्हें लेकर अपने शिप में चले आते हैं और अपने स्पेस शिप को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद वे अपने स्पेस शटल में लैंड कर जाते हैं। इस पूरे शटल का इंचार्ज प्रोफेसर डेविड होता है। जब उसे ये बात पता चलता है कि उसकी टीम को अर्थ 1 से 2 बॉडी मिली है, जो 450 वर्ष पुरानी है और वो अच्छी कंडीशन में है, तो वो काफी शॉक्ड रह जाता है। खैर, वो इन दोनों बॉडी को अलग अलग लैब में रखवाता है। वह एंड्रीना को जेसन की बॉडी को जाँच करने का ऑर्डर देता है, तो वहीं रोमन को एक एडवांस मशीन में रखवाता है और केन को उसके सारे बॉडी सेल्स को एक्टिव करने को कहता है। यहाँ पर हम एजल के हाथ को भी देखते हैं, जिसे फिर से जोड़ दिया जाता है। उसका हाथ बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। यहाँ पर हम जिस केन को देखते हैं वो कोई लड़की नहीं, बल्कि एक रोबो होती है, जिसे इंसानों ने ही बनाया होता है, लेकिन हाँ, वो इनसे कई ज्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट होती है। वो प्रोफेसर डेविड को बताती है कि रोमन की बॉडी बिल्कुल पहले जैसी हो जाएगी और वो जिंदा हो उठेगी। जब रोमन होश में आती है तो वो प्रोफेसर को एक लाफा जड़ देती है। उससे लगता है कि शायद वो उसके साथ कुछ गलत करने की सोच रहा हो। जब डेविड उसे बताता है कि तुम 450 वर्ष बाद जाग रही हो, तो ये सुनकर वो कुछ पल के लिए हैरान रह जाती है। वह इन लोगों से जेसन बुरिस के बारे में पूछती है कि वो कहाँ पर है, वो मारा गया कि नहीं। जिसके बाद प्रोफेसर बताते हैं कि अब वो मर चुका है और तुम यहाँ हमारी शिप पर बिल्कुल सुरक्षित हो। इसके बाद प्रोफेसर इन सबको अपने अपने कमरे में भेज देता है और वो खुद वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए डैलेस से बात करने लगता है, जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता है। वह उसे उन दोनों बॉडीज के बारे में बताता है, जो उसे अर्थ 1 से मिली थी, जिसमें से वो एक को जिंदा भी कर चुका है। डैलेस के लिए रोमन का जिंदा होना एक आम बात थी, क्योंकि प्रोफेसर डेविड ने वैसे काफी लोगों को जिंदा किया था। वह उस दूसरी वाली बॉडी के बारे में पूछता है, जिसका नाम जेसन बुरिस है। वह कहता है कि जेसन का बॉडी उनके बहुत काम आ सकता है। अगर उसका सही खरीदार मिले तो वो मालामाल हो सकते हैं। डेविड इस मौके को गंवाना नहीं चाहता है। उसे पैसों में काफी ज्यादा दिलचस्पी होती है। वह डैलेस से कहता है कि वो उसकी बॉडी को अर्थ पर लेकर आएगा।
इधर एंडी जेसन की बॉडी की जांच कर रही होती है। वह उसके फेस से मास्क को हटाता है। उसका चेहरा काफी डरावना होता है, जिस कारण वो उसे फिर से लगा देती है। इसके बाद वह जेसन को कुछ बॉडी पार्ट्स को लेकर उसकी जांच करने लगती है। इसी दौरान जेसन की बॉडी में थोड़ी मूवमेंट होती है। एंडी उसे नजरअंदाज कर देती है। उसे जेसन के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि वह एक मौत का सौदागर है। वह अपने काम में लगी रहती है। इसी बीच जेसन उस पर अटैक कर देता है और उसका सर फ्रीजिंग बेसिन में डुबो देता है, जिससे वह जम जाती है। इसके बाद उसे वो एक टेबल पर पटक कर उसका फेस ही बर्बाद कर देता है। अब जेसन वही मौत का खेल खेलना शुरू करने वाला है। वह टेबल पर रखी एक शॉट को उठाता है और उस लैब से बाहर निकल जाता है। इधर डेविड रोमन के लिए खाना लेकर आता है। रोमन उसे थैंक्स कहती है क्योंकि उसने उसकी जान को बचाया था। डेविड उसे बताता है कि वह बहुत जल्द ही अर्थ 2 पर पहुंच जाएंगे, जिसे सुनकर रोमन अर्थ 1 के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहता है कि अब वो बर्बाद हो चुकी है, उस पर अब कहीं भी जीवन बची नहीं है, इसलिए हम लोगों ने समय रहते अर्थ 2 पर शिफ्ट हो गए हैं। वह उसके और जेसन बुरिज के बारे में पूछता है कि आखिर तुम दोनों वहाँ पर फंसे कैसे, जिस पर वो कहती है कि हम लोगों ने जेसन बुरिज को मारने के लिए हर एक तरीके को अपनाया था, लेकिन उसे मार पाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए हम लोगों ने उसे बंदी बनाकर रखना ठीक समझा था। मगर कुछ लोगों की लापरवाही से वो आजाद हो गया था, जिसके बाद मैंने किसी तरह उसे फ्रीजिंग मशीन में बंद कर दिया था। उसी वक्त एग्जिट गेट भी बंद हो गई थी, जिस कारण वहीं पर फंस गई। इसके बाद डेविड उसे अपने बाकी के साथियों से मिलाने ले जाता है। रोमन किन को देखकर एक पल के लिए हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह एक रोबो है। उसी वक्त जॉनसन जेसन का शॉट लेकर आता है और डेविड से पूछता है कि वो इसे कहाँ रखे। रोमन उसे देखकर समझ जाती है कि ये जेसन का शॉट है और डेविड ने उसे अपने शिप पर ही रखा है। डेविड उसे बताता है कि वो अब मर चुका है, यहाँ पर उसकी सिर्फ बॉडी रखी हुई है। रोमन इन लोगों से उससे छुटकारा पा लेने को कहती है, क्योंकि उसे पता था कि वो मरने वालों में से नहीं है। अगर वो जिंदा हो उठा तो वो किसी को भी छोड़ने वाला नहीं है। डेविड को उसकी बात सिर्फ एक मजाक लग रही थी। वह उसे जेसन की बॉडी को दिखाने ले जाता है, जहाँ पर जेसन को रखा गया था। वहाँ पर इन्हें एड्रिन की डेड बॉडी मिलती है। जेसन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। रोमन का शक बिल्कुल सच निकला कि वो मरने वालों में से नहीं है। उसी वक्त ब्रॉस्की शिप के सारे लोगों को अलर्ट करता है कि वो सबके सब लैब 1 में चले आए। वह टॉनी को कांटेक्ट करता है, जो इस वक्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है। वह जैसे ही गेट को खोलता है तो जेसन उसके सामने होता है। वह उसे वहीं खत्म कर देता है। जेनिसा अपनी जान बचाकर लैब 1 में चली आती है। वह इन लोगों को बताती है कि उसने टॉनी को मार डाला है और वो हम लोगों को भी छोड़ने वाला नहीं है। जिसके बाद ब्रॉस्की अपनी टीम को वेपन्स को तैयार करने को ऑर्डर देता है। वह उसे खत्म कर देना चाहता है, लेकिन डेविड उसे ऐसा करने से मना करता है। वह चाहता है कि जेसन को अर्थ 2 पर जिंदा लेकर जाए, इसलिए वह उसे पैसों का लालच देता है ताकि उसे वो ना मारे। लेकिन ब्रॉस्की शिप के लोगों को खतरे में डालना नहीं चाहता है। वह अपनी टीम को उसे खत्म करने का ऑर्डर देता है। इधर शिप के दूसरे हिस्से में डैलस और एजल इल्यूजन वाली गेम को खेल रहे होते हैं, जिसमें डैलस एक मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है, जिससे वो खत्म कर देता है। इसी बीच एक और मॉन्स्टर एंट्री करता है। वह इन दोनों के पास पहुंचता है कि उससे पहले ही जेसन उसे खत्म कर देता है। एजल को लगता है कि वो भी इस गेम का पार्ट ही है। उसे अपनी ओर बढ़ता देख डैलस को गेम बंद करने को कहता है, लेकिन वो गेम को बंद नहीं करता। उसे भी ये गेम का एक कैरेक्टर ही लग रहा होता है। उसी वक्त जेसन एजल के बाजुओं को काट देता है और डैलस के सर को ही उड़ा देता है। इसके बाद डैलस गेम को बंद कर देता है। गेम बंद होने के बाद भी जेसन वहीं पर होता है, जिसे देखने के बाद ये दोनों समझ जाते हैं कि ये कोई गेम का पार्ट नहीं है। वह एजल और डैलस को वहीं पर खत्म कर देता है। ब्रॉस्की और उसकी टीम लैब 2 में उसे खत्म करने के लिए जाते हैं। वो अपनी टीम को 2-2 के ग्रुप में डिवाइड कर अलग अलग दिशाओं में भेज देता है। इनमें से एक ग्रुप को डैलस और एजल की डेड बॉडी मिलती है, जिससे वे और चौकन्ना हो जाते हैं। दूसरी तरफ शिप के दूसरे हिस्से में विलियम्स अपने लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। शिप पर हो रहे मर्डर से वो बिल्कुल अनजान होता है। इसी बीच उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। उसे लगता है कि शायद शिप पर मौजूद लोगों में से कोई एक उनके साथ मजाक कर रहा हो, लेकिन वहाँ पर जेसन होता है, जो कि उसे खत्म करने के लिए आया होता है। मगर उसी वक्त ब्रॉस्की और उसकी टीम उस पर अटैक कर देते हैं, जिससे वो बच जाता है। वे उस पर इतनी गोलियां चलाते हैं कि विलियम्स का पूरा लैब ही बर्बाद हो जाता है। लेकिन तभी अचानक जेसन कहीं गायब हो जाता है। वे सभी लोग फिर से डिवाइड होकर उसे ढूंढने लगते हैं। किक और जॉनसन एक साथ होते हैं। तभी जेसन किक को गायब कर उसे मार देता है। जॉनसन किक को गायब देख थोड़ा घबरा जाता है। वह बहुत सावधानी से आगे बढ़ता है। उसी पल जेसन उसके सामने चला आता है। जॉनसन अपनी बंदूक की सारी गोलियां उसके अंदर डाल देता है। उसे लगता है कि शायद अब वो मारा गया हो। वह ब्रॉस्की को कॉल कर बताता है कि उसने जेसन को खत्म कर दिया है। यह सुनकर लैब 1 के लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन जेसन मरने वालों में से नहीं है। वो अपने शॉट से जेसन के 2 टुकड़े कर देता है। जेसन मरते मरते ब्रॉस्की को वहाँ आने से मना करता है। इसके बाद जेसन ब्रॉस्की के बचे टीम की ओर बढ़ता है, जो उसे ढूंढ रहे होते हैं। वो उन्हें भी बहुत बुरी तरह से खत्म कर देता है। अब ब्रॉस्की के सारे टीम मारे जा चुके थे, सिर्फ वही बचा होता है। वह अपनी टीम को ढूंढते हुए उनकी ओर जाता है। रास्ते में उसे जूलियन की बॉडी लटकी मिलती है, जिसे देखकर एक पल के लिए वो भी घबरा जाता है। आगे जाने पर उसे और भी लोगों की बॉडी मिलती है। वह डिसाइड करता है कि वो उसे मारकर ही दम लेगा, मगर उसी वक्त जेसन उसे पकड़ लेता है और अपनी शॉट को उसके आर पार कर देता है, जिससे वो जख्मी होकर वहीं पर गिर पड़ता है।
इधर जब लैब 1 में मौजूद लोगों को पता चलता है कि ब्रॉस्की और उसकी सारी टीम मारी गई है तो वे काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब वे भी बचने वाले नहीं हैं। रोमन ने पहले ही इन लोगों से कही थी कि जेसन को शिप पर रखना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन ये सारा किया कराया डेविड का होता है क्योंकि उसी के कहने पर उसे शिप पर रखा गया था। अब डेविड को भी यकीन हो गया था कि वाकई में जेसन उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसी बीच लैब 1 के दरवाजे को कोई पीटने लगता है। इन्हें लगता है कि शायद जेसन ही हो, मगर उसके पीछे विलियम्स होता है जो अभी भी जिंदा होता है। इसके बाद डेविड लू को अपनी शिप को किसी स्पेस स्टेशन पर स्टॉप करने को कहता है ताकि वहां से इन्हें कोई मदद मिल सके। कुछ देर बाद इनकी शिप एक स्टेशन के पास पहुंचती है, मगर वहां पहुंचने से पहले ही जेसन लू को खत्म कर देता है, जिससे उनकी शिप वहां लैंड नहीं कर पाती है और उस स्टेशन को रौंदते हुए वहां से निकल जाती है। वो स्टेशन देखते ही देखते पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। अब इन्हें दूसरे स्टेशन तक पहुँचने में कम से कम 1 वीक का समय लगने वाला है, लेकिन उससे पहले जेसन इन्हें कहाँ छोड़ने वाला है। वो इनके दरवाजे को पीटने लगता है, फिर अचानक से रुक जाता है। रोमन दरवाजे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। वो जेसन के हर एक चाल से वाकिफ थी। वो समझ आती है कि वो कहीं और से अटैक करने वाला है। तभी वो दूसरी तरफ से लैब 1 में घुस जाता है। लैब के सारे लोग फौरन वहाँ से भाग निकलते हैं बशर्ते प्रोफेसर डेविड के। वो वहीं पर फंस जाता है। अब उसका जेसन को बचाना उसके लिए ही भारी पड़ने वाला है। जेसन उसे भी खत्म कर देता है। शिप के सारे लोग मारे जाते हैं सिवाय 7 लोगों के। रोमन डिसाइड करती है कि उनके पास यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो उनका स्पेस शटल है। वे जिस शटल से रोमन और जेसन को यहाँ लेकर आए थे उसी से वो निकलने की कोशिश करेंगे। जॉर्डन और विलियम शटल को तैयार करने के लिए चले जाते हैं। बाकी के लोग जरूरी सामान को पैक करने लगते हैं। रोमन जेनिसा और किन के साथ शिप के दूसरे हिस्से में शटल की कुछ मशीनों को एक्टिवेट करने जाती है। रास्ते में रोमन को कोई दिखाई देता है। वह उन दोनों को आगे भेज देती है और वो खुद उसे देखने जाती है। वहाँ पर उसे ब्रॉस्की मिलता है जो अभी भी जिंदा होता है, मगर उसे यहाँ से ले जाना रोमन की बस की बात नहीं थी, इसलिए वो हेल्प के लिए जेनिसा के पास जाती है। जेनिसा विलियम्स और जॉर्डन को कांटेक्ट कर बताती है कि ब्रॉस्की अभी भी जिंदा है। विलियम्स रोमन की मदद के लिए जॉर्डन को भेजता है। जब वे दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो ब्रॉस्की वहाँ कहीं दिखाई नहीं देता। इधर विलियम शटल को तैयार करने में लगा होता है। उसी दौरान जेसन डेविड के सर लेकर उसके सामने आता है। जेसन उसे भी खत्म कर देता है। विलियम के मौत से किन काफी डर जाती है। वह अपनी जान बचाने के लिए उस शटल में अपने आप को बंद कर लेती है। जेनिसा रोमन और जॉर्डन उसे गेट को खोलने को कहती है क्योंकि जेसन उनकी ओर बढ़ रहा होता है। रोमन उससे काफी रिक्वेस्ट करती है, मगर वो गेट को नहीं खोलती है और शटल को स्टार्ट कर यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो शटल क्रैश कर जाती है, जिससे वो वहीं पर मारी जाती है। अब जेसन बुरिस भी वहाँ चला आता है। इन लोगों के पास उससे बचने के लिए अब कोई रास्ता नहीं होता है। उसी वक्त ब्रैंडन आकर उनके ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ पर हम केन को भी देखते हैं, जिसे ब्रैंडन ने ही वेपन से लैस किया होता है क्योंकि वो एक रोबो होती है और वही इन लोगों का आखिरी उम्मीद भी है। उसके अटैक करने से पहले ही जेसन अपनी शॉट को उसके आर पार कर देता है। उसे लगता है कि वो अब मर चुकी है, इसलिए वो अपनी शॉट को उसके अंदर से निकालने जाता है। उसी वक्त कैन उस पर अटैक कर देती है। वह उस पर काफी गोलियां चलाती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो मरने का नाम नहीं ले रहा था। इसी बीच जेसन उस पर अटैक करता है और उसे मारने ही जा रहा होता है कि एन वक्त पर ब्रॉस्की आकर उसे बचा लेता है। फिर इसके बाद कैन अपनी बड़ी गन्स का इस्तेमाल करती है और उसकी मदद से जेसन के बॉडी पार्ट्स की धज्जियां उड़ा देती है और लास्ट में उसका सर ही उड़ा देती है, जिससे वो वहीं पर मारा जाता है। उसकी मौत से इन लोगों को थोड़ी चैन की राहत मिलती है। इसके बाद ये लोग ब्रॉस्की के जख्मों को ठीक करने में लग जाते हैं। वह बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। उस क्राफ्ट की टक्कर से इनके शिप को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा होता है। इनकी कंप्यूटर्स बताते हैं कि उन लोगों के पास यहाँ से निकलने के लिए सिर्फ 45 मिनट ही है। उसके बाद ये पूरी शिप डिस्ट्रॉय हो जाएगी। उसी वक्त इन्हें दूसरे शटल की सिग्नल मिलती है कि वे उनकी मदद के लिए आ रहे हैं, बशर्ते उन्हें पहुंचने में 40 मिनट्स का समय लगने वाला है। लेकिन क्या फायदा, इतनी देर में ये शिप ब्लास्ट हो जाएगी। तभी रोमन को आइडिया आता है कि क्यों न वो शिप के आधे पार्ट्स को अलग कर दिया जाए ताकि वे उससे बच जाए। सभी को ये आइडिया अच्छा लगता है। वे फौरन एक्सप्लोसिव को इकट्ठा कर उन्हें फिट करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम जेसन बुरिस को देखते हैं। उसकी बॉडी उस मशीन के कांटेक्ट में होती है जिससे लोगों को जिंदा किया जाता है। अब अचानक से किसी तरह वो मशीन ऑन हो जाती है, जिससे निकलने वाले टिश्यू उनकी बॉडी सेल्स को बनाने लगती है और वो फिर से जिंदा हो उठता है। इधर ये लोग सारे एक्सप्लोसिव को फिट कर दिए होते हैं, बस उन्हें सिर्फ बटन दबाने की जरूरत है। मगर उसी वक्त जेसन इन लोगों के सामने आता है, वो भी बिल्कुल अलग लुक में। ये लोग भी उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। ब्रैंडन केन को उसे खत्म करने का ऑर्डर देता है, लेकिन उस पर गोलियों को कोई असर नहीं होता। वह केन के सर को उखाड़ कर फेंक देता है। ये देखकर सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। वह वहीं रुक जाता है और गेट को बंद कर देता है क्योंकि एक्सप्लोसिव का रिमोट कंट्रोल उसी के हाथ में होता है और वो अपनी दोस्तों की जान बचाने के लिए खुद के साथ साथ जेसन को भी उड़ा देता है। इन लोगों को लगता है कि शायद अब वो मारा गया हो, लेकिन ऐसा नहीं था। जेसन अभी भी जिंदा होता है। वह दरवाजे में छेद कर देता है, जिससे ये लोग बाहर की तरफ खींचे चले जाते हैं। उसी वक्त ब्रॉस्की, ब्रैंडन और रोमन एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, जिस वजह से वे बच जाते हैं, मगर जेनिसा मारी जाती है। अब शिप पर सिर्फ 3 ही लोग बचे होते हैं। इसी बीच दूसरा स्पेसशिप उनकी मदद के लिए पहुंच जाता है। वो उन लोगों को एग्जिट गेट के पास पहुंचने को कहता है। जब वे उस गेट के पास पहुंचते हैं तो वो गेट नहीं खुलती है।
कि उनकी कंप्यूटर पावर्स में सप्लाई ही नहीं होती है। ब्रॉस्की स्पेस सूट पहनकर शिप के बाहर जाता है ताकि कंप्यूटर्स के पावर सप्लाई को ऑन कर सके। कुछ ही मिनटों में वो उसे ऑन भी कर देता है, जिसके बाद ब्रेंडन गेट को खोलने में लग जाता है। लेकिन इनके लिए मुसीबत ये भी होती है कि जेसन गेट को तोड़ते हुए उनकी ओर बढ़ रहा होता है। रोमन ब्रेंडन से कुछ करने को कहती है, जिसके बाद वह इल्यूजन वाली गेम को ऑन कर देता है, जिससे जेसन को लगता है कि वो किसी सुनसान जगह पर आ गया है। मगर वो ब्रेंडन को देख लेता है और उसकी ओर बढ़ने लगता है। इसी बीच ब्रेंडन उस गेम के भीतर 2 लड़कियों को बना देता है ताकि उससे उसे गेट को खोलने के लिए कुछ टाइम और मिल जाए। जेसन उन दोनों लड़कियों को पीट कर वहीं पर खत्म कर देता है। इधर ब्रेंडन शिप के गेट को खोलने में कामयाब हो जाता है। वे फौरन दूसरे स्पेस शटल में चले जाते हैं, मगर ब्रॉस्की अभी भी शिप पर ही फंसा होता है और ये शिप भी बस कुछ ही सेकंड में ब्लास्ट भी होने वाली है। जेसन इल्यूजन से बाहर आकर उस गेट की तरफ बढ़ता है, मगर उसी वक्त ब्रॉस्की गेट को बंद कर देता है, जिसके बाद जैक स्पेस शटल को लेकर यहाँ से निकल जाता है। उनके निकलते ही ये पूरी शिप डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन सीन यहीं पर खत्म नहीं होती है। ब्लास्ट के झटके से जेसन उनकी शिप की ओर ही आ रहा होता है, लेकिन उसी वक्त ब्रॉस्की उसे लेकर अर्थ 2 की ओर चला जाता है, जहाँ फ्रिक्शन की वजह से उन दोनों में आग लग जाती है और उन दोनों का अंत हो जाता है। इसी के साथ ये मूवी यही समाप्त हो जाती है। दोस्तों, यदि इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आए तो चैनल पर लाइक और कमेंट जरूर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मूवी से रिलेटेड वीडियो में जब भी अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।